नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए आज से हम रसायन विज्ञान के 50 बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जीव विज्ञान और फिजिक्स के 50 प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट कर दिया था। अभी तक हमने जीव विज्ञान के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं 50-50 प्रश्न करके। इसके अलावा हमने जो भौतिक विज्ञान है उसके भी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं 50-50 प्रश्नों के सेट के। तो आज के इस सेशन में हम रसायन विज्ञान के 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से बेहतरीन रसायन विज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। यह जो वीडियो है आपके आगामी जो ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता मापन के रूप में प्रयुक्त होती है। तो सीटेन संख्या की सहायता से किसकी गुणवत्ता को मापा जाता है, तो डीजल की। आप लोग याद रखिएगा, डीजल की जो गुणवत्ता होती है उसको सीटेन संख्या की सहायता से व्यक्त किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीजल की गुणवत्ता को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है। इसमें से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो फोटान होता है या परमाणु का भाग नहीं होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, फोटान जो है परमाणु का भाग नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ये परमाणु का भाग है, लेकिन फोटान जो है परमाणु का भाग नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, परमाणु नाभिक के अवयव की आपको पहचान करने की। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहते हैं, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो है परमाणु के नाभिक में रहने वाले अवयव हैं। तो यहाँ पे नाभिक की बात हो रही है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में रहने वाले अवयव हैं। वहीं जो इलेक्ट्रॉन होता है यह परमाणु के बाहरी कक्षा में रहता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, वहीं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो परमाणु होता है वह 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु नाभिक में रहते हैं, वहीं जो इलेक्ट्रॉन होता है वह बाहरी कक्षा में रहता है। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। जो परमाणुवीय नाभिक है इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, जो परमाणविक नाभिक है इसकी जो खोज है यह करी गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में, कब, तो 1911 में रदरफोर्ड ने जो है परमाणु नाभिक की खोज करी थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। जल को यानी कि वाटर को जीवाणु मुक्त यानी कि बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए इसमें से किसका प्रयोग होता है। तो तीनों का ही प्रयोग होता है, यानी कि प्रयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन का, क्लोरीन डाइऑक्साइड का और क्लोरामीन का, इन तीनों का जो प्रयोग है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं, तो उसका जो परमाणविक भार है वह कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी परमाणु का जो परमाणविक भार होता है वह प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ होता है। तो इसमें से कितने प्रोटॉन, आपके यहाँ 10 प्रोटॉन हो जाएगा और आपका 12 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा इसका परमाणु भार, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है वह उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कहा जाता है। तो 10 और 12 आपका हो जाएगा 22। 10 आपका प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो आंसर आपका 22 हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है।
किसी तत्व का जो परमाणविक भार होता है उसको हम किस में व्यक्त करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? AMU में जो है किसी तत्व का जो परमाणविक भार है वह व्यक्त किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। परमाणु भार को जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में परमाणु भार को व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है एक यूनिट जो आपका ऋणावेश है वह वहन करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जो है एक यूनिट ऋणावेश वहन करता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो प्रोटॉन होता है यह एक यूनिट धनावेश जो है वहन करता है। तो प्रोटॉन क्या होता है? एक यूनिट जो है धनावेश जो है वहन करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो न्यूट्रॉन होता है यह न्यूट्रल होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और जो प्रोटॉन होता है यह पॉजिटिव होता है। तीनों की अगर हम बात करें खोजकर्ता के बारे में तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। वहीं न्यूट्रॉन की जो खोज है यह किसने करी थी? तो चैडविक ने करी थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज करी थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह एक भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। जल का वाष्प में जो परिवर्तन होता है यह एक भौतिक परिवर्तन माना जाता है, फिजिकल चेंज माना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इनो का जो लवण होता है को जब जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या होता है? क्यों बुलबुले बनते हैं? जैसे ही इनो का जो लवण होता है उसको अगर हम जल में डालते हैं तो आपने देखा होगा बुलबुले बनने लगते हैं। तो ये इन बुलबुलों के बनने का कारण गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही जो बुलबुले हैं वह बनने लगते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं भौतिक परिवर्तन के बारे में आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 के बारे में। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? जो पदार्थ होता है उसका जो रासायनिक संगठन होता है वह बदलता नहीं। आप याद रखिएगा, पदार्थ का जो रासायनिक संगठन होता है वह अपरिवर्तित रहता है भौतिक चेंज में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सामान्यतः यह जो है उत्क्रमणीय होता है यानी कि रिवर्सिएबल होता है। इसका मतलब क्या होता है? यदि परिवर्तन लाने वाली परिस्थितियों को ठीक विपरीत कर दिया जाए तो पदार्थ जो है अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इसी प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया जल का वाष्प में बदलना, इसके अलावा जल से बर्फ का बनना, इसके अलावा पानी में चीनी का घुलना, ये सभी आपके भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। इसमें होता क्या है? पदार्थ का जो संगठन है, पदार्थ का जो रासायनिक संगठन है वह अपरिवर्तित रहता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्प को ठंडा करके फिर से पानी में बदला जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सामान्यतः जो भौतिक परिवर्तन होता है वह उत्क्रमणीय होता है यानी कि रिवर्सिएबल होता है। यदि परिवर्तन लाने वाली परिस्थितियों को ठीक विपरीत कर दिया जाए तो जो पदार्थ होता है वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई? तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है और इसकी जो खोज है चैडविक के द्वारा करी गई थी। वहीं जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी। इसके अलावा रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज करी थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। खाने वाला सोडा को हम क्या बोलते हैं? जो खाने वाला सोडा है इसको क्या कहा जाता है? तो जो खाने वाला सोडा होता है इसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको जो है
खाने वाला सोडा कहा जाता है? इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। यह होता है आपका खाने वाला सोडा। इसको जो है कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका रासायनिक फार्मूला होता है NaHCO3। यह एक कार्बनिक यौगिक है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भौतिक परिवर्तन का इसमें से उदाहरण आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो पानी में चीनी का घुलना। आप लोग याद रखिएगा, पानी में चीनी का घुलना एक जो है फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी के ऊपर के जो तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, ये सभी तीनों जो ऑप्शन आपके हैं यहाँ से ए से लेकर सी तक, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन के यानी कि केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। ऊपर के तीनों, वहीं जो ऑप्शन डी है यह आपका फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन में होता क्या है कि जो ठोस पदार्थ होता है वह सीधे जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इसमें जो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनती है उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन होता है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। रसायन उद्योगों में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 इसको कहा जाता है, यह तेजाब होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, H2SO4 इसको जो है सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और नीला थोथा क्या होता है? इसमें से नीला थोथा किसे कहते हैं उसकी आपको पहचान करनी है। बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो नीला थोथा इसमें से है वह क्या हो जाएगा? तो हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। ये नाम आपको याद रखना है। जो कॉपर सल्फेट होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोथा कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो सूत्र है उसको आप याद कर लीजिएगा, CuSO4, CuSO4 5H2O। यह जो है फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट का, और इसका जो प्रचलित नाम है वह नीला थोथा होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण जो है सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक जो लवण है वह होता है सोडियम क्लोराइड। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो सोडियम क्लोराइड होता है यह सागर में पाया जाने वाला एक सबसे अधिक मात्रा में यही लवण पाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को खाने वाला नमक, और इसका फार्मूला होता है NaCl। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। रेडियो एक्टिविटी को किसमें मापा जाता है? तो गाइगर काउंटर की सहायता से जो है रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह जो वीडियो है आपके RRB ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के मध्य जो है इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। जो दोस्त जो सहपाठी आपके ग्रुप डी की परीक्षा में लगे हुए हैं उनको जो है यह वीडियो हमारा शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारा जो चैनल है यह ग्रुप डी की परीक्षा और NTPC दोनों की परीक्षा के लिए GK GS और करंट अफेयर्स की कंप्लीट तैयारी करवा रहा है। तो हमारे चैनल को आप सजेस्ट जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहा जाता है?
नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसका जो योग होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसके योग को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की जो सम्मिलित संख्या होती है उसको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। द्रव्यमान संख्या में क्या होते हैं? ना परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो सम्मिलित संख्या होती है उसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न है, तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे तत्व कहते हैं आइसोटोप। इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है दो तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है वो समान होती है, परंतु इनके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोप। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्न में से सबसे छोटा कण इसमें से कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा कण, उसकी आपको पहचान करनी है कि कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु। ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो परमाणु होता है किसी तत्व का यह सूक्ष्मतम आधारभूत एवं रचनात्मक इकाई होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो परमाणु होते हैं यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु की खासियत क्या होती है? यह जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आप इसके बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बायोगैस मुख्यतः किसकी बनी होती है? जो बायोगैस होती है यह मुख्यतः कैसे बनती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बायोगैस जो है मुख्यतः बनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन की। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से बनी होती है बायोगैस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एलपीजी होता है यह किसका मिश्रण होता है? एलपीजी किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तथा इसमें दो इम्पॉर्टेंट गैसें होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। लिटमस जो होता है यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस को जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लिटमस होता है इसको जो है किसकी सहायता से प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन की सहायता से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान आपको बताना है कि कितना होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है। एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा लिटमस के बारे में। तो जो लिटमस होता है यह रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। रोसेला नामक जो लाइकेन होता है इसी से जो है लिटमस को प्राप्त किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। यानी कि 7 का मतलब उदासीन होता है। जल जो होता है यह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ जो पीएच स्केल होती है इस पे जो है कहाँ से लेके कहाँ तक अंक होता है। तो पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं बीच में आपका 7 होता है। तो 7 आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। 7 से आप जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे, इधर आप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको जो है बढ़ती हुई क्षारीयता दिखेगी। क्षारीयता जो है बढ़ती हुई दिखेगी। वहीं 7 से आप जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बढ़ती हुई जो है अम्लीयता दिखेगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अम्लीयता जो है 7 से अगर आप 0 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। वहीं अगर आप 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ती हुई आपको दिखेगी। वहीं 7 नंबर पे आपका न्यूट्रल मान होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं।
तो जल का जो पीएच मान है कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अशुद्ध कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो जो अशुद्ध कपूर होता है उसको जो है किस विधि की सहायता से शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन की सहायता से जो है अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमेंट की खोज किसके द्वारा करी गई? सीमेंट की जो खोज है यह किसके द्वारा करी गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोसेफ आस्पर्डीन, इन्हीं के द्वारा जो है सीमेंट की खोज करी गई थी। ऑप्शन बी आपका 100% सही हो जाएगा, जोसेफ आस्पर्डीन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑयल ऑफ विट्रियाल का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं H2SO4, इसी को जो है ऑयल ऑफ विट्रियाल कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को। गोबर गैस का मुख्य तत्व इसमें से क्या हो जाएगा? तो CH4 जो मीथेन गैस होती है यह गोबर गैस का मुख्य तत्व होती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑक्टेन संख्या की सहायता से किसकी गुणवत्ता को मापा जाता है? ऑक्टेन जो संख्या होती है उसकी सहायता से किसकी गुणवत्ता को मापा जाता है? तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है उसको हम ऑक्टेन संख्या की सहायता से मापते हैं। वहीं डीजल की गुणवत्ता को जो है सीटेन जो संख्या होती है उसकी सहायता से डीजल की गुणवत्ता को मापा जाता है। कार इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? कार इंजन में अगर नॉकिंग से बचना है तो इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? लेड टेट्रा एथिल का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेड टेट्रा एथिल के सहायता से जो है कार इंजन में नॉकिंग से बचा जा सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वह तय करती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इसमें से आपको पहचान करनी है कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा लोहे में जंग लगना। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लोहे में जंग लगना यह एक आपका रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, जो पदार्थ होता है उसका जो रासायनिक संगठन है वह परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें जो है पदार्थ का जो रासायनिक संगठन है वह परिवर्तित हो जाता है, तथा जो रासायनिक परिवर्तन होता है वह अनुत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यह जो परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन यह अनुत्क्रमणीय होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, लोहे पे जंग लगना, कागज़ का जलना, दूध से दही का बनना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, पदार्थ का जो रासायनिक संगठन है वह परिवर्तित हो जाता है, तथा रासायनिक परिवर्तन जो है एक अनुत्क्रमणीय आपका परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फलों के रस को परिरक्षित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का जो प्रयोग है फलों के रस को परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तेजाब को हमेशा किसके बने हुए बर्तन में रखा जाता है? तो कांच के बने हुए बर्तन में हमेशा तेजाब को रखा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कांच के बने हुए। 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? CB देसाई के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती हैं? तो जो गैल्वेनाइज्ड लोहा होता है उसके ऊपर जो है जिंक की परत लगाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक की परत अगर लोहे के ऊपर लगी होती है तो जो लोहा होता है वह जंग से बच जाता है, लोहे के ऊपर जो है जंग नहीं लगती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक की परत लगाई जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे
सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका जो भार होता है वह बढ़ जाता है, तथा लोहे में जंग लगना जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन यह माना जाता है लोहे में जंग लगना। और एक्वा रेजिया जो है किसका मिश्रण होता है? तो यह सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 का नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया, इसको जो है अम्लराज भी कहा जाता है, इसको जो है अम्लराज भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्वा रेजिया जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि सॉरी यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आपका मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया है, एक सेकेंड। तो जो एक्वा रेजिया होता है यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो है मिश्रण होता है। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। तो एक्वा रेजिया जो होता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो है एक मिश्रण होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण माना जाता है। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है? तो दिए गए ऑप्शन में से किन किरणों में जो है ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरणों में। बीटा किरणों का जो आवेश होता है वह ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसके द्वारा करी गई थी? अल्फा और बीटा किरणों की जो खोज है किसने करी थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा जो है अल्फा और बीटा किरणों की जो खोज है वह करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, रदरफोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके पात्र में रखा जाता है? जो रेडियोधर्मी वस्तुएं होती हैं इनको जो है किसके पात्र में रखा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसा के, यानी कि लेड के, यानी कि पीबी के। पीबी किसको हम बोलते हैं? सीसा को बोलते हैं, यानी कि लेड को बोलते हैं। तो इसी के पात्र में जो है रेडियोधर्मी वस्तुओं को रखा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, बोरान का जो प्रयोग है यह किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु बोरान का जो प्रयोग है वह किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरान, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु का आकलन करने के लिए जो है रेडियो कार्बन काल निर्धारण किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए इसमें से किस कण की ज़रूरत होती है? यहाँ पे कण होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का जो आविष्कार है यह किया गया था ऑटो हान के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो परमाणु बम है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? वह कौन सी अभिक्रिया है जिसके कारण जो है सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विखंडन की अभिक्रिया से जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होती है। तो विखंडन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग क्यों करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विमंदक के रूप में। विमंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विमंदक की तरह।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, और संलयन की जो अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित संलयन की अभिक्रिया, इसी पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। और हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार है एडवर्ड टेलर ने किया था। ये नाम आप याद कर लीजिएगा, एडवर्ड टेलर, इसी के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। और जो हाइड्रोजन बम है यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। वहीं जो परमाणु बम था, मैंने आपको बताया था, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर कार्य करता है। वह परमाणु बम का जो आविष्कार है ऑटो हान ने किया था। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से 50 जो रसायन विज्ञान के प्रश्न बन सकते थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका भाग 2 जल्दी अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।